अपराध जितना जघन्य होगा उसे सुलझाने में उतना ही वक्त लगता है। एक सर्वे के अनुसार 25% क्राइम केस 2 महीने के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। बाकी के 75% क्राइम केस या तो क्लोज हो जाते हैं या तो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ऐसे क्राइम में क्रिमिनल बहुत चालाक होते हैं और क्राइम करने से पहले ही बचने के रास्ते तैयार रखते हैं। लेकिन विक्टिम का क्या, उनके परिवार वालों का क्या? उनके हजारों सवाल मरने वाले के साथ ही चले जाते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, आपके सामने क्राइम पेट्रोल सतर्क का। हर बार जब कोई नया सुराग मिलता, पुलिस उस एंगल से केस की जांच करती, पर इसके बावजूद भी पुलिस असली गुनहगार तक नहीं पहुंच पाई थी और हर बार एक डेड एंड पर जाकर खड़ी हो जाती थी। आखिरकार पुलिस को ये केस बंद करना पड़ा। तो क्या थी इस केस की सच्चाई? और वो दूसरी हत्या जो हमने अभी देखी, वो लड़की कौन थी? उसका और उसकी हत्या का इस केस से क्या कनेक्शन था? चलिए इसकी शुरुआत करते हैं वहां से जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। इतना आसान नहीं है कार्तिक। एक बार जुर्म साबित हो जाए तो सजा होना पक्का है। पर पापा, अगर वो खुद ही मान ले कि उन्हें साइन को फौज किया है तो सजा कम तो हो सकती है ना? मुश्किल है। पुलिस को फोन कर और सिटी हॉस्पिटल बुला। जी बाबा। अरे व्हाट बॉय, जल्दी हो जल्दी। सर, मैंने ही आपको फोन किया था। मुकेश जी को हॉस्पिटल लाते वक्त हमने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, पर इससे पहले कि उनका स्टेटमेंट पूरा होता वो बेहोश हो गए। कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? सर, मेरा नाम कार्तिक ठाकुर है। मैं अपने पापा प्रवेश ठाकुर के साथ एमजी रोड से जा रहा था। नलिन ने मुझ पर ये क्या कह रहे हो मुकेश? सुरेश और नलिन? मैं पैदल जा रहा था, वो लोग रास्ते से आए और गोली चला दी। नलिन ने बड़ी कंपनी से। किसका आइडिया था? मुकेश जी। पर सर, अगर वो नहीं भी बोलते ना तो मैं उनका स्टेटमेंट जरूर रिकॉर्ड करता अपनी सेफ्टी के लिए। सर, ये उनका वॉलेट है। चेक करो। सर, हमने उनकी फैमिली को फ़ोन कर दिया है। उनके बेटे और वाइफ आते ही होंगे। गुड। शर्मा और इंस्पेक्टर साहब, कैसे हो गया ये सब कुछ? वो ठीक तो है? आप शांत हो जी, जरा मेरे साथ आइए। ये मुकेश जी ने अपनी रिकॉर्डिंग में कहा है कि उनके पार्टनर सुरेश और नलिन, उन्होंने उन पर हमला किया है। हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। आप बता सकती हैं उनका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रहा था क्या? इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में कभी मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं किया, और सच कहूँ तो मैंने भी कभी उनसे पूछा नहीं। लेकिन ये सुरेश और नलिन, इनके साथ तो इनकी अच्छी पड़ती थी। जहाँ तक मैं जानती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कैसे कर सकते हो? सर, डॉक्टर साहब, अब कैसे है वो? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज सर, एक ये सब क्या हो गया? सर, पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, बचने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको स्टेटमेंट लेनी है तो आप बात कर लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। मुकेश जी, ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग देखिए। आप बिना प्रेशर लिए सिर्फ इशारे में बताइए, क्या ये स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड किया अपनी मर्जी से? मतलब आपके पार्टनर्स सुरेश और नलिन, उन्होंने आप पर गोली चलाई? हाँ, मेरे पार्टनर ने गोली मारी और उन्हें आप बाहर जाइए। नर्स, बैग नीचे करो। इंस्पेक्टर साहब, क्या हो रहा है? कैसे? देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। हाँ?
आई एम सॉरी, ही इज नो मी। शर्मा, ये बॉडी का पोस्टमार्टम कराओ और सुरेश और नलिन दोनों को अरेस्ट करो तुरंत। कैसे जा सकते इतनी रात को कौन आया? सुरेश गुप्ता। जी मैं ही सुरेश गुप्ता हूँ। पर बात क्या है? हम आपको अरेस्ट करने आए, घर की तलाशी लो। अरे एक मिनट, अरेस्ट किस लिए? मुकेश अग्रवाल की कत्ल के जुर्म में। क्या? मुकेश का मर्डर? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही मुकेश का मर्डर हुआ है एमजी रोड। मरने से पहले उसने तुम्हारा और सुरेश गुप्ता का नाम लिया। गुप्ता, पूरा घर चेक करो। मैडम। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पति मुकेश जी को सपने में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपके पास इसके अलावा कोई प्रूफ है कि मेरे पापा ने किया है? आप वारंट लेके आइए। हमें हमारा काम पता है, इन्वेस्टिगेशन के बीच में बाधा मत डाली। मैडम पूरे घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला और घर में दूसरा कोई है भी नहीं। फैमिली कहाँ है तुम्हारी? मैं बैचलर हूँ, इसलिए अकेला रहता हूँ। चलो। क्या कर रही है? सर रुकिए सर। मुकेश का खून तूने किया ना? बोल बोल। मैंने बताया ना, मैंने किसी का खून नहीं किया। आवाज कम कर, झूठ बोल रहा है तू। वीडियो देखा ना तूने? मरता हुआ आदमी झूठ बोलता है क्या? हाँ? लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है? कल रात को मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बर्थडे पार्टी में था। मेरे कजन के बेटे की बर्थडे पार्टी थी रेस्टोरेंट में। हमारे अलावा वहां 30 लोग और भी शामिल थे। आप चाहे तो उन सबसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा ना मैं वहां नहीं था। आवाज नीची करके बात कर। अरे मैडम, मैं कल शाम 8 बजे से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में था। मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। मैं रात में 1 बजे निकला हूं वहां से और सीधा अपने घर आया हूं। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से हॉस्पिटल की पेमेंट की। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मुकेश ने कहा था कि कंपनी का 10 लाख रुपया तूने हड़पा है, उसका क्या? पैसे हड़पने का तो सवाल ही नहीं होता सर। पैसे मैंने नहीं बल्कि मुकेश ने लिए थे, वो भी पूरे 10 लाख रुपए अपने दूसरे बिजनेस को बचाने के लिए। उसने कहा था कि वो 6 महीने में सारे पैसे लौटा देगा। इनफैक्ट उसने पोस्ट डेटेड चेक भी दिए थे और ये सारे पॉइंट उसने स्टैम्प पेपर में मेंशन किए थे। और तूने ऐसा क्या किया था मुकेश के साथ जो इससे भी बुरा था? सर मैंने कुछ नहीं किया है, इस बात की मैं कसम खा सकता हूँ। हम तीनों पिछले 15 साल से पार्टनर्स हैं और हमारे बीच में कभी झगड़ा तक नहीं हुआ है। इनफैक्ट हम तीनों तो हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। ये एलीट बिल्डर हम पे दबाव बना रहे हैं कि ये कंपनी हम उन्हें सेल कर दें। तो तुम लोग अपने अपने शेयर निकाल लो। मुकेश हम पार्टनर्स हैं, हम इकट्ठा मिलकर फाइट करेंगे। हाँ मुकेश, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। जब तुम लोगों में इतना ही भाईचारा था तो मुकेश ने तुम दोनों पे इल्जाम क्यों लगाया? सर वो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि किसी के दबाव में आकर उसने ये बात कही है। किसके दबाव में? वो मुझे नहीं पता सर, लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि उस दिन हम दोनों एमजी रोड पर थे ही नहीं। सर, सुरेश के बयान को वेरीफाई किया, वो सच कह रहा है। उस रात सच में वो बर्थडे पार्टी के लिए रेस्टोरेंट में गया हुआ था और रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरा में वो साफ नजर आ रहा है। रात के 1 बजे वो वहां से अपने बीवी और बच्चे के साथ निकला था। तो सर चांस ही नहीं है कि रात 12 बजे वो एमजी रोड पे। सर परवेश और कार्तिक को लगभग 12 बजे के आस और उस वक्त नलिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में था, जहाँ पर उसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया था बिल पे करने के लिए। हमने हॉस्पिटल और बैंक दोनों से वेरीफाई किया, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एमजी रोड गया। सर एक चांस ये है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को यूज किया। हाँ, लेकिन मुकेश ने अपने बयान में साफ साफ सुरेश और नलिन का नाम लिया है कि उन दोनों ने उस पर गोली चलाई है, किसी और ने नहीं। और दोनों के पास बाइक भी है। लेकिन अभी तुम दोनों ने कंफर्म किया कि वो दोनों वहां थे ही नहीं। सर हो सकता है ये मुकेश झूठ बोल रहा हो। हाँ, लेकिन एक मरता हुआ आदमी झूठ क्यों बोलेगा? एक काम करो, ये परवेश और कार्तिक, इन दोनों की डिटेल्स निकालो और ये मुकेश की फैमिली के बारे में पता करो। आपस में इनमें कोई प्रॉब्लम चल रही थी क्या? मुकेश के पेरेंट्स तो 10 साल पहले ही गुजर गए थे और मुकेश अपने पेरेंट्स के इकलौते थे।
कल रात तुम कहाँ थे? सर मैं अपने कमरे में मूवी देख रहा था और फिर राहुल, राहुल, तेरे पापा को गोली लग गई है। क्या? हाँ, हॉस्पिटल से फोन आया, चल जल्दी से। मैं तो बस किचन का काम खत्म करके सोने ही जा रही थी, अचानक कार्तिक का फोन आया कि हॉस्पिटल आ जाओ। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मुकेश तो डिनर करके बाहर वॉक करने गए थे। सुरेश और नलिन को कैसे पता चला कि मुकेश रात को डिनर के बाद बाहर वॉक करने जाने वाले? तो आपको भी लगता है कि सुरेश और नलिन ने मुकेश को मारा है? आपको नहीं लगता इंस्पेक्टर? I mean, मुकेश ने अगर कहा है तो सच ही कहा होगा ना, वो झूठ क्यों बोलेंगे? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मुकेश की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है। सर करीब 10 फीट की दूरी से मुकेश के कंधे पे गोली चलाई गई। गोली की ट्रेजेक्टरी नीचे से ऊपर की तरफ है। सर हमने सुरेश और नलिन की स्टोरी वेरीफाई की और दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। कॉल रिकॉर्ड्स में किसी हिस्ट्री शीटर या कॉन्ट्रैक्ट किलर का कनेक्शन नहीं निकला। सर शूटिंग का कोई आई विटनेस भी नहीं है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा उस एरिया में है। रुको, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। देखिए, मैं 2 मिनट ही बात करना चाहती हूँ, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पहचाना ना आपने? मुकेश की वाइफ। हाँ बोलिए। सर मैंने सुना है कि आप नलिन और सुरेश को छोड़ रहे हैं, क्या ये बात सच है? हेलो। हाँ छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मुकेश जी का स्टेटमेंट हमारी इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट से मैच नहीं करता और उन दोनों के खिलाफ हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हम उन्हें ज़्यादा दिन कस्टडी में नहीं रख सकते। लेकिन सर आप भी जानते हैं खून हुआ है मेरे पति का, कुछ भी कीजिए, हाथ छोड़ रही हूँ आपके आगे। जिसने भी मेरे पति को मारा वो को मुझे इंसाफ चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे ही कोई प्रोग्रेस होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। सर इस परवेश के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। ये परवेश ट्रिनिटी बिल्डर्स का मेन लॉयर हुआ करता था 1 साल पहले तक, लेकिन किसी बात को लेकर मुकेश ने उसे कंपनी से निकाल दिया। पर ये बात इस परवेश ने हमसे क्यों छुपाई कि वो मुकेश अग्रवाल को जानता था? सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, पर पता नहीं उस दिन मेरे दिमाग से कैसे निकल गया कि मैं आपको बताता कि मैं मुकेश जी को जानता था। अरे ऐसे कैसे दिमाग से निकल गया? आप खुद एक लॉयर है ना, आपको कम से कम हमसे नहीं छुपाना चाहिए था, हमसे तो सच्चाई बताते हैं। जी बिल्कुल सही, पर मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपको इसकी वजह से मुझ पर शक भी होगा, पर आपका ये शक बेबुनियाद है। उस रात मैं और मेरा बेटा कार्तिक मेरे क्लाइंट के यहाँ शादी अटेंड करके घर वापस लौट रहे थे पवन बाग से। वहाँ से मेरे घर की दूरी करीबन 10 मिनट की थी, मगर लौटते वक्त एक ट्रक की वजह से पूरा रास्ता जाम था, तो हमने बीच का रास्ता लिया, तो हमें करीबन 15 मिनट लगे। और सर मेरे पास वो वेडिंग इनविटेशन कार्ड भी है, ये देखिए सर। सर आप गनीमत समझिए कि हमने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली, वरना आपको तो हम पर शक होता। अच्छा एक बात बताइए, मुकेश ने आपको अपने कंपनी से क्यों निकाला था? एक्चुअली सर एक डिस्प्यूटेड लैंड था जिस पर 5-6 अलग अलग पार्टीज का हक था। मुकेश जी चाहते थे कि मैं इलीगली वो ज़मीन उनके नाम पर करवा दूँ। अरे वो 5-6 लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, उन्हें डरा धमका के भगा दूंगा मैं, वो अपना क्लेम वापस कर लेंगे, तो मैंने उसे तैयार करो। नहीं मुकेश, ये सब इलीगल है, नहीं करूँगा। तो आज के बाद तुम्हारी जरूरत भी नहीं है मुझे, तुम जा सकते हो। सर मुकेश जी ने अपने छोटे से लालच की वजह से 10 साल पुराना रिश्ता 1 मिनट में तोड़ दिया, तो मैंने भी कंपनी छोड़ दी और कभी पलट कर नहीं देखा। सर अगर मुझे ही बदला लेना होता तो मैं इतना लंबा इंतजार क्यों कर, बताइए आप। सर परवेश ने जो कहानी बताई थी वो करेक्ट है। वो लोग उस रात सच में शादी में गए हुए, शादी के वीडियो फुटेज में वो लोग साफ नजर आ रहे हैं। और सर उस रात हाईवे पे सच में ट्रैफिक जैम था जैसे परवेश ने बताया था, इसीलिए उन्होंने अंदर का रास्ता लिया। सर हमने सुरेश और नलिन की स्टोरी वेरीफाई की, सब सच बोल रहे। 6 महीने की इन्वेस्टिगेशन और सभी संदिग्धों पर नजर रखने के बाद भी जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मुकेश की केस फाइल बंद करने के 6 महीने बाद, यानी कि मुकेश के मर्डर के 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने ठंडे बस्ते में पड़े मुकेश मर्डर की केस को रीओपन करा दिया।
हेलो पुलिस स्टेशन। पूजा चेक करो सर। इन एविडेंस बैग में डालो। सर एंट्री वूंड से लगता है कि क्लोज रेंज से 2 बुलेट चलाई गई। और सर शायद इस लड़की की कल या आज मौत हुई है। इसके साथ कोई सेक्स या रेप का साइन तो नहीं है। और सर लड़की के पास से ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। सर जिस आदमी ने हमें बताया था उसने कहा था कि वो एक सेल्समैन है। बंगला किसका है? सर ये तो नहीं पता चल पाया है कि जगह काफ़ी सुनसान है। यहाँ से सबसे नज़दीक जो घर है वो भी 500 मीटर दूर है और वो भी बंद। आसपास की बस्ती में जरा पता करो ये बंगला किसका है। सर दीवार के पास पड़ा था। हो सकता है ये मोबाइल इस लड़की का हो। इस मोबाइल को लैब में भेजो और अनलॉक कराओ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर जिस लड़की की बॉडी हमें मिली थी उसका नाम साक्षी व्यास है। और ये फ़ोन जो उस बंगले में मिला था अनलॉक हो गया। ये फ़ोन उसी का है। सर कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम देखिए। 3+ बिल्डर्स ऑफिस, मुकेश अग्रवाल सर, सुरेश गुप्ता सर, नलिन सुखाने। मुकेश अग्रवाल मर्डर केस। हाँ सर। और जिस बंगलों में हमें साक्षी व्यास की बॉडी मिली वो भी 3+ बिल्डर्स के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। इन दोनों पार्टनर से फिर से मुलाकात करनी पड़ेगी। जी हम साक्षी को जानते हैं। हमारे यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती है। मर्डर हुआ है उसका, वो भी आपकी कंपनी के बंगले में। क्या मर्डर हो गया? जी। लेकिन कल तो वो ऑफिस आई थी, आज नहीं आई, तो हमें लगा कि शायद अपनी माँ की देखभाल के लिए छुट्टी ले ली होगी। साक्षी की माँ नूतन बीमार रहती है, वो अपने बिस्तर से उठ तक नहीं सकती है। अच्छा एक बात बताइए, उसे कोई परेशान वगैरह तो नहीं कर रहा था? नहीं। उसका कोई अफेयर वगैरह? नहीं ऑफिसर, ऑफिस में तो ऐसा कुछ नहीं था। और वो बाहर क्या करती है वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ व्यवहार में अच्छी थी और काम भी अच्छा करती थी। उसके घर का एड्रेस दीजिए और हाँ आपके स्टाफ से पूछताछ करनी है। हाँ श्योर। साक्षी ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कभी आपसे कोई बात की है? नहीं सर, वो अपने आप में रहती थी, कभी किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। साक्षी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते सर। यही है ना? क्या हुआ सर? वो हमें साक्षी की माँ से मिलना है। नूतन जी तो बिस्तर पे है और उनकी बेटी साक्षी ऑफिस में होगी। क्या बात है इंस्पेक्टर? साक्षी का मर्डर हुआ। क्या? हे भगवान, नूतन जी का क्या होगा? साक्षी तो कितनी प्यारी बेटी थी। मेरे पास इमरजेंसी चाबी उन लोगों ने देके रखी है, मैं अभी लेके आती हूँ। सर ऊपर प्लीज। गुप्ता डॉक्टर को फोन करो। सर पूजा जरा आस पड़ोस में साक्षी के बारे में पता करो। सर आप आइए। हाँ जी आप ठीक है? पानी पियेंगे? भगवान साक्षी जैसी बेटी सबको दे। इतना साल से उसकी माँ बीमार रहती थी कि 3 साल पहले उन्होंने बिस्तर ही पकड़ ली, पर साक्षी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने तो साक्षी से कहा भी था कि अपनी माँ को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दी। माँ की सेवा मेरे जैसे और कौन करेगा रंजना आंटी? और जब तक मैं हूँ मैं किसी और से माँ की सेवा क्यों करवाऊँ? क्या साक्षी को कोई परेशान करता था, या फिर किसी से लड़ाई हुई हो, या फिर उसका कोई अफेयर वगैरह? नहीं नहीं मैडम, हमारा मोहल्ला तो बहुत सेफ है और साक्षी को नूतन जी की सेवा और उसकी नौकरी में से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी जो वो कोई अफेयर करे। तो इसका मतलब ये साक्षी एक आइडियल बेटी थी, एक अच्छी पड़ोसी भी थी। हाँ सर, मेरी राजीव सर से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि साक्षी ऑफिस में भी बहुत अच्छे से काम करती है। सर लेकिन अजीब बात यह है कि साक्षी के ऑफिस में साक्षी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और उससे अजीब बात यह है कि साक्षी के बैंक अकाउंट में कभी भी 3+ बिल्डर्स से कोई पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। हाँ लेकिन हमने जब बैंक स्टेटमेंट चेक किया
तो एक पेमेंट आई थी जो मटर्निटी क्लिनिक को की गई थी। जरा पता करो ये पेमेंट क्यों की गई थी। जी मैम, 2 महीने पहले साक्षी व्यास ने यहाँ पे अबॉर्शन करवाया था। कंसर्न किसने दिया था? उसकी मदर नूतन व्यास, जो उसको यहाँ पे अबॉर्शन के लिए लेके आई थी। सर, मैंने हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। जो औरत साक्षी के साथ अबॉर्शन के लिए गई थी वो 3+ बिल्डर्स के ऑफिस की एक एम्प्लॉई है। उसका नाम ज्योति है। ये तुम लोगों की कंपनी में चल क्या रहा है? साक्षी एम्प्लॉय थी ना आपकी, फिर उसके बैंक अकाउंट में एक भी सैलरी डिपॉजिट क्यों नहीं हुई? आप सही कह रहे हैं सर, हमारे पास उसकी सैलरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उसे सारी पेमेंट कैश में होती थी। क्यों? क्योंकि साक्षी का पूरा पैसा उसकी माँ की दवाइयों और उसके इलाज में जाता था। तो उससे क्या? वो इसलिए कि साक्षी नहीं चाहती थी कि उसकी सैलरी का एक भी पैसा टैक्स में कटे। अच्छा, कमाल की कंपनी चला रहे हैं आप लोग। मतलब एक एम्प्लॉय के लिए सारी कंपनी के रूल आप ताक पर रख देंगे। आइए, ये आप ही के एम्प्लॉय है ना? ये मोहतरमा साक्षी के साथ हॉस्पिटल गई थी उसकी माँ बनके उसका अबॉर्शन कराने के लिए, जबकि साक्षी का कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं है। सीधे सीधे और साफ साफ बताइए ये चल क्या रहा है आप लोगों की कंपनी में? बोलिए। सर, एक दिन छुट्टी वाले दिन हम दोनों किसी काम से ऑफिस आए थे, तो हमने देखा कि मुकेश ने हमें बताया था कि उसका साक्षी के साथ अफेयर है। इसलिए साक्षी ने जब कैश पेमेंट की बात की तो हम दोनों मना नहीं कर पाए। सर, हम सच बोल रहे हैं, हम दोनों आपसे कुछ नहीं छिपा रहे। ये मुकेश मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये एंगल तब सामने नहीं आया था। सर, साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 4 मार्च को 4 से 6 बजे के बीच हुई। और सर, 2 बुलेट्स फायर की गए, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल ऑर्गन डैमेज हुए और उसकी मौत हुई। और सर, बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से जिस गन से साक्षी को मारा गया था उसी गन का इस्तेमाल हुआ था मुकेश को मारने के लिए भी। मतलब साफ है कि साक्षी और मुकेश मर्डर केस आपस में कनेक्टेड हैं। हमारे पास जितने भी एविडेंस है मुकेश मर्डर केस के वो सारे इकट्ठा करो। हम मुकेश मर्डर केस को रीओपन करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे हैं। सर, सर, कोर्ट ने मुकेश अग्रवाल मर्डर केस को रीओपन करने की मंजूरी दे दी है। वेरी गुड, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुकेश अग्रवाल के घर चलते हैं। अलका अग्रवाल से मिला? नहीं है, बाहर गई है। तुम कौन हो? निधि अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल की बेटी। लीजिए, आ गई आपकी अलका मैडम। आइए, आप ही का इंतजार था। देखिए ना, आपसे मिलने कौन आया। क्या पता भगवान की इच्छा रही तो आज आपको साथ में ले जाओ। नीति, अपने कमरे में जाओ। हाँ, वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखने से तो अच्छा है कि मैं अपने रूम में ही बैठूं। इंस्पेक्टर साहब, नीति के बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। नीति मुकेश और मुकेश की पहली पत्नी प्रेरणा की बेटी है। मुकेश ने प्रेरणा को 6 साल पहले डिवोर्स देके मुझसे शादी कर ली थी, इसीलिए नीति थोड़ा चिढ़ती है मेरे से। तो फिर ये राहुल तो 22 साल का है। दरअसल मुकेश और मेरे रिलेशन के बारे में हमने प्रेरणा को कभी कुछ नहीं बताया था, लेकिन 6 साल पहले प्रेरणा को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया और प्रेरणा ने मुकेश से डिवोर्स ले लिया। उसके बाद डिवोर्स देकर वो नीति को भी यतीम बनाकर जाने कहाँ चली गई। और नीति उस वक्त वो सिर्फ 20 साल की थी और उसे ये लगता था कि उसके पेरेंट्स के डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण मैं ही हूँ। और नीति भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और ड्रग्स में फंसती चली गई। मुकेश की पहली पत्नी प्रेरणा वो कहाँ है? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि जब तक मुकेश जिंदा थे वो हर महीने प्रेरणा को कुछ पैसे भेजा करते थे।
मुकेश का अफेयर तो उसकी कंपनी के अकाउंटेंट साक्षी के साथ भी था, उसका भी ख्याल रखते थे वो। साक्षी? कौन साक्षी? माफ कीजिए, मैंने तो ये नाम कभी सुना ही नहीं है। मैं नहीं जानती इस लड़की को कौन है ये। झूठ क्यों बोल रही है? सबको पता है कि मेरा बाप कितना घटिया और कितना गिरा हुआ इंसान। निधि, तू चुप कर। सर, मेरे बाप ने पहले इस कमीनी के लिए मेरी माँ को छोड़ा और फिर तीसरा अफेयर चलाया साक्षी के साथ, और जैसे ही इसको पता चला इसने। खबरदार जो मुझसे झूठ खाता, सब समझ में आ रहा है मुझे। कौन है ये साक्षी? उसी की वजह से आजकल संडे को भी आपको ऑफिस में काम आ जाता है। ऑफिस में वर्कलोड है तो काम करूंगा ना। झूठ मत बोलिए मुझसे। यही एक्सक्यूजेस तुम प्रेरणा को दिया करते थे मेरे लिए। आज वही झूठ आप साक्षी के लिए मुझे बोल रहे हो। आप साक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो जाने नशे में क्या क्या इमेजिन करती रहती है। और सच तो ये है कि ये तो हमेशा यही चाहती थी कि हम लोगों में हमेशा झगड़े होते रहे। झूठ बोलना बंद करो। सर, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, बस राहुल से पूछ लीजिए। नीति, क्यों मेरा घर बर्बाद करने पे तुली पड़ी है तू? घर बर्बाद मैंने किया या तूने हमारा घर बर्बाद किया? सर मानना पड़ेगा, बड़ी अजीब फैमिली है। शर्मा, इस राहुल और इसकी मालका दोनों पे नजर रखो, और साथ ही इस नीति पर भी, क्योंकि हो सकता है इस नीति ने नफरत, लालच या फिर नशे में ये सब किया हो। इस नीति की CDR लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालो, जरा पता करो ये नीति मुकेश के मर्डर वाली रात को कहाँ थी, क्योंकि हो सकता है कि नीति और उसकी माँ प्रेरणा ने मिलकर ही मुकेश को मारा हो। इस प्रेरणा से भी मिलना पड़ेगा। साहब, नीति मेरे करीब कभी थी ही नहीं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसे कोई रोके टोके या उसे ये बताए कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी नहीं, यानी कि मैं। जब मुकेश ने मुझे छोड़ा तो नीति के इसी बिहेवियर के कारण मुझे नीति को छोड़ना बहुत आसान हो गया था। आपको मुकेश अग्रवाल के मर्डर के बारे में पता है? साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स पता था। मुकेश की मौत की खबर महीनों तक टीवी पे चली थी, और मेरे लिए तो मुकेश उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अलका के लिए मुझे छोड़ा था। लेकिन साहब, मैंने मुकेश को एक ही शर्त पर डिवोर्स दिया था कि नीति की जिम्मेदारी अब उसकी जिम्मेदारी रहेगी। पर आज मैं एक बिजनेसमैन करण शर्मा की पत्नी हूँ। मैं अपने पास्ट को भूल चुकी हूँ साहब। मेरे पास्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुकेश और साक्षी के कत्ल में एक ही माउजर गन का इस्तेमाल हुआ था, या फिर दो अलग अलग लोगों ने कत्ल किया था? और अगर ऐसा था तो फिर दो अलग कातिल एक ही हथियार कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पुलिस के सामने जो तथ्य आ रहे थे उनसे साफ पता चल रहा था कि मुकेश एक दोगले किस्म का आदमी था, और उसका कैरेक्टर भी साफ नहीं था। वही तथ्यों से लग रहा था कि साक्षी एक विक्टिम है जिसके साथ गलत हुआ। सर, साक्षी को मारने का मोटिव अलका के बेटे राहुल के पास था, लेकिन साक्षी और राहुल के बीच में कांटेक्ट हुआ हो ऐसा कोई लीड हमें मिला नहीं। नीति के कांटेक्ट लिस्ट में ज़्यादातर नंबर्स ड्रग पेडलर्स के। हमें ऐसा लगा कि शायद नीति ने उनका इस्तेमाल किया होगा मुकेश को मारने के लिए, लेकिन ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला। और ये सुरेश और नलिन, इनका क्या? नहीं सर, साक्षी के मर्डर के वक्त इन दोनों की मोबाइल की लोकेशन बंगले के पास की नहीं थी। सर, कहीं है कि इस मुकेश मर्डर केस की तरह ठंडा ना बढ़ जाए। सर, बंगले के पास वाले घर में एक विधवा रहती है, नारायण। उसने पहले भी एक दो बार साक्षी को उस बंगले में आते हुए देखा था उसके बॉयफ्रेंड के साथ। नारायणी का कहना है कि लड़के की और साक्षी की उम्र लगभग बराबर की होगी, लेकिन वो कह रही थी कि दोनों में बहुत झगड़े होते हैं, और शायद 4 तारीख को जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ उस दिन भी उनकी लड़ाई हुई होगी। बेहतर होगा कि तुम ये जॉब छोड़ दो। और छोड़ दो क्या, तुम्हें ये जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। आजकल के बच्चे कितने लड़ते हैं। कहीं ये लव एंगल तो नहीं है? नारायणी ने उस लड़के की शक्ल देखी थी? हाँ सर। स्केच बनवाओ सर। और शर्मा, तुम साक्षी के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, उसमें पता करने की कोशिश करो ये साक्षी किसी लड़के के रेगुलर टच में थी क्या? सर, एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है सर, नूतन व्यास को होश आ गया है, मुझसे बात कर सकते हैं। वेरी गुड। नमस्ते।
साक्षी कहाँ है? साक्षी ने हमें यहाँ भेजा है। उसने कहा है कि आप घर चलिए, मैं आती हूँ, तब तक आपसे बातें करते हैं। साक्षी के बारे में कुछ बताइए ना। साक्षी तो लगता ही नहीं मेरी बेटी है। उसने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। माँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे बोल दिया होता। ऐसा लगता है मैंने नहीं, उसने मेरी परवरिश की। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसके रहते मुझे अपने स्वर्गवासी पति की कभी याद नहीं आई। बहुत ही खुश मिजाज, जिंदा दिल और हंसमुख है मेरी बेटी। लेकिन उन दोनों कमीनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। किन्होंने? उसके मालिक मुकेश और सुरेश ने मेरी फूल सी बच्ची के साथ जो किया, भगवान करे मेरी शर्मा, इस सुरेश को अरेस्ट करने की तैयारी करो। बोल, साक्षी को क्यों मारा? नहीं मारा मैंने साक्षी को। ये ऐसे नहीं बताएगा, जरा इसकी और खातिरदारी करो तब बताएगा। नहीं सर, मैं मानता हूँ कि उस दिन जब मैंने साक्षी और मुकेश को साथ में देखा था तो मेरी नीयत खराब हो गई थी। बस मुझे लगा जब वो मुकेश के साथ सो सकती है तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं। इसलिए एक दिन मैंने उसे किसी काम में उलझाए रखा, और जब सब ऑफिस से चले गए और उसके और मेरे अलावा ऑफिस में कोई नहीं बचा, तब सर ये मैंने आउटस्टैंडिंग अमाउंट की डिटेल्स मेल कर दी। सर मैं निकलती हूँ। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या जानेगी? सर मैं ड्रिंक नहीं करती। लेकिन खुश तो करती हो ना? हुँ? आज रात मुझे खुश कर दो। क्या कहती है? सर मैं मानता हूं कि मैंने साक्षी का कई बार फायदा उठाया है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है सर। एक मजबूर लड़की को उसकी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर तूने ब्लैकमेल किया। भले ही ये कंफर्म नहीं हुआ है कि साक्षी को तूने नहीं मारा, लेकिन ये कंफर्म है तूने उसे एक्सप्लॉइट किया। यही रखो इसे। सर नारायणी के हिसाब से यही वो लड़का है जो साक्षी के साथ उस बंगले में आता था। ऐसा लग रहा है देखा है मैंने इसे, पर फिलहाल पहचान में नहीं आ रहा। कहाँ देखा था? साक्षी की सीडीआर को चेक किया। सुरेश के बेटे आर्यन और साक्षी के बीच कई बार बात हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साक्षी के मर्डर वाले दिन भी आर्यन ने साक्षी को फोन किया था। यस, ये आर्यन है। शर्मा ये देखो इसका हेयर स्टाइल। आर्यन ही वो लड़का है जो साक्षी से मिलने वो कंपनी के बंगले में जाता था। एक सेकेंड, पापा ऑफिस में नहीं है और ना ही नलिन अंकल। तेरे पापा तो ऑलरेडी हमारे मेहमान हैं, और अच्छा है नलिन में यहाँ नहीं है, क्योंकि तेरे से सवाल करते तो खामा-खा अड़ंगा लगाता। क्या? मुझसे सवाल? क्यों? केबिन में बात करें? केबिन में क्यों? यहीं कीजिए, सबके सामने। ठीक है, अगर तुझे प्रॉब्लम नहीं है तो यही पूछ लेते हैं। साक्षी को तू कितनी अच्छी तरह से जानता था? साक्षी मैं नहीं जानता था। झूठ बोलता है। इस कंपनी में एम्प्लॉय थी वो, और बोलता है नहीं जानता। हाँ मतलब मैं उसे एम्प्लॉय की तरह जानता हूँ, बट पर्सनली नहीं। तो फिर कंपनी के बंगले में उससे क्यों मिलने जाता था? एक सेकेंड, क्या बोले जा रहे हैं आप? कुछ ही मत बोलिए आप। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आई विटनेस है हमारे पास, जिसने तुझे और साक्षी को उस बंगले में कई बार देखा था। 4 मार्च को जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ, तेरे फोन की लोकेशन उसी बंगले के पास की है। बोल, क्यों मारा साक्षी को? क्यों मारा?
बताओ वरना यहीं हड्डियां तोड़ूंगा मैं तेरी, वो भी सबके सामने। बोल। और क्या करता मैं सर? मैंने उस साक्षी को कितनी बार वार्न किया, उससे भीख तक मांगी कि वो मेरे पापा से नहीं मिले, पर वो मेरी एक नहीं सुनती थी। मेरी माँ उसकी वजह से कितना परेशान हो रही थी। नहीं, कहाँ था मतलब? ऑफिस में तो नहीं थे। सारे दिन ऑफिस में रहता हूँ क्या? बाहर मीटिंग्स भी होती हैं। हाँ, ऑफिस में साक्षी के साथ मीटिंग के लिए जगह नहीं मिलती तो बाहर मीटिंग करते हो। हाँ, बोलो वरना क्या? अरे बात तो पूरी करके जाओ, वरना क्या? ये हमारी घर की हर रोज की कहानी हो गई थी सर, तो हमने सोचा कि हम इस झगड़े को सुलझा देते हैं। तो हमने साक्षी को कंपनी के बंगलों में बात करने के लिए बुलाया। लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये घटिया काम करके तुम अमीर बनना चाहती हो ना, मैं तुम्हें मेरी फैमिली बर्बाद नहीं करने दूंगा। बेहतर होगा कि तुम ये जॉब छोड़ दो। और छोड़ दो क्या, तुम्हें ये जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। लेकिन मेरे लिए यही अच्छा है। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की लाश के लिए पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम बस मेरे पापा का पीछा छोड़ दो बस। तो उस बंगले के पास में रहने वाली नारायणी को लगा कि तुम दोनों की लड़ाई दो प्यार करने वालों की नोकझोंक है, और तुम दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी ना। साक्षी को मुझ पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभाऊंगा, इसलिए उसने पापा से मिलना बंद नहीं किया। दिन पे दिन मेरे घर के हालात और खराब होते जा रहे थे, तो फाइनली मैंने गन का सहारा किया। गन कहां से मिली? पापा की कार की सीट से। मुकेश अंकल की मौत के अगले दिन जब मैं हर रोज की तरह जॉगिंग पे जा रहा था, इसलिए पापा के डर से मैंने उस गन को सेफ जगह छुपा दिया। लेकिन सर स्ट्रेंजली पापा ने कभी उस बारे में जिक्र ही नहीं किया। कभी कभी तो मेरा मन करता था कि मैं पापा को ही मार दूं मैं, लेकिन पापा को मार के मेरी माँ को विधवा बना के सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो मैंने फाइनली सोचा कि मैं एक आखिरी बार साक्षी को मिलता हूँ, और हम फाइनली 4 मार्च को 6 बजे मिले। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तुम्हें जो बोलना है यही बोलो, और मैं इस जगह दोबारा नहीं आऊंगी। ठीक है, तो इसे मेरी फाइनल वार्निंग समझ ले और मेरे बाप से मिलना छोड़ दे। तो तू अपने बाप से क्यों नहीं बोलता कि वो मेरा इस्तेमाल करना छोड़ दे? मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वो मेरी जरूरतें पूरी करता है और मैं उसकी। चुप हो जा, झूठ बोल रही है तू। तूने फंसाया मेरे बाप को, पैसों की भूखी है तू। तो अपने बाप से जाकर पूछना, हो सकता है तेरी माँ को ऐसे ही फंसा के लेकर आया हो, जबरदस्ती शादी की हो, और तेरी माँ ने भी उसके साथ पैसों के लिए शादी की हो, है ना? सर मैं किसी गन के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे पास कोई गन नहीं है। झूठ मत बोल। तेरे बेटों को तेरी गन तेरी कार में से मिली थी, और फॉरेंसिक से ये साबित हो चुका है कि वो वही गन थी जिससे मुकेश को मारा गया था। अब झूठ मत बोल और सच बता। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता कि मेरी कार में गन कहां से आई। सर अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि गन कहां से आई। शर्मा, कहीं ये सुरेश सच तो नहीं बोल रहा है? कोई सचमुच में ही सुरेश को मुकेश के मर्डर में फंसाने की कोशिश कर रहा हो? सर जब ऑफिस में पूछताछ की थी तो वहाँ के लोगों ने कहा था कि ऑफिस की कार तीनों पार्टनर्स यूज करते हैं, और एक एक्स्ट्रा चाबी ऑफिस में भी होती है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है ना कि या तो कातिल इन तीनों पार्टनर्स की फैमिली में से ही कोई है, या फिर इनके अलावा कोई ऐसा आदमी जिसकी पहुंच उन चाबियों तक थी। उसने मुकेश का मर्डर किया और गन इस सुरेश की कार में प्लांट कर दी। कौन हो सकता है ऐसा? पुलिस ने साक्षी के कातिल को ढूंढ लिया था, अपनी माँ की खुशियाँ वापस लौटाने के लिए, बिना ये सोचे कि इस कदम से उसने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया था। पर सवाल अभी भी वही था कि मुकेश का कातिल कौन है। पुलिस की हर संभव कोशिश एक डेड एंड पर जाकर रुक जाती थी। इसलिए पुलिस ने एक बार फिर सब कुछ शुरू से शुरू करने का सोचा, और तब कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसे पुलिस ने पहली बार गलती से नजरअंदाज कर दिए थे। इसमें साफ साफ तो लिखा है कि मुकेश अग्रवाल को जो गोली मारी गई वो सीधी नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ। इतनी बड़ी भूल हमसे हुई कैसे? सर ये बात तो मैंने आपको बताई थी, इसमें भूल कैसे? भूल यही है कि हमने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज किया है। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुकेश अग्रवाल की हाइट 6 फीट की थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसे लगभग 10 फीट दूर से गोली मारी गई, और गोली की ट्रैजेक्टरी नीचे से ऊपर की तरफ थी। जनरली लोग जब शूट करते हैं
तो वो चेस्ट पे निशाना लगाता है, लेकिन मुकेश को गोली शोल्डर पे लगी। इसका मतलब वो कोई प्रोफेशनल शूटर नहीं था जो सिर्फ 10 फीट की दूरी से सही निशाना नहीं लगा पाया। शर्मा, जरा शोल्डर को एम करो और शूट करो। वेरी गुड। गुप्ता, अब तुम वहां जाओ और शोल्डर को एम करके शूट करो। सर। करेक्ट। शर्मा, जरा इधर आओ। ये देखो, ये वो टारगेट है जो तुम्हारी बुलेट से हिट हुआ। वो एकदम सीधी बॉडी के पार हुई है। और गुप्ता ने जो शोल्डर पे गोली शूट की, उसकी ट्रेजेक्टरी नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब जिसने भी शूट किया है उसकी हाइट मुकेश की हाइट से काफी कम थी। गुप्ता, तुम्हारी हाइट कितनी है? सर मेरे 5'8". 5 फुट 8 इंच। शर्मा, हमारे सस्पेक्ट्स में से किसकी हाइट 5 फुट 8 इंच की है? जरा पता लगाओ। सर, मुकेश मर्डर केस के सारे सस्पेक्ट, सुरेश, उसकी पत्नी काजल, का बेटा आर्यन, मुकेश की पहली पत्नी प्रेरणा, उसकी बेटी नीति, मुकेश की पत्नी अलका और वो लॉयर परवेश और उसका बेटा कार्तिक, किसी की भी हाइट मुकेश की हाइट से या तो ज्यादा है या उसके बराबर है या बहुत कम है। किसी की भी हाइट परफेक्ट 5 फुट 8 इंच नहीं है, वो सिर्फ तेरी है। बता, क्यों मारा अपने फादर को? मैंने अपने पापा को नहीं मारा। तो रो क्यों रहा है? उन्हें नहीं मारना था, उन्हें तो बस एक गोली में घायल करना था। मतलब गोली तू नहीं चलाई? ये सब पापा का ही आइडिया था। मैं आप पे गोली कैसे चला सकता हूँ? मुझे मारना नहीं है, सिर्फ घायल करना है, ताकि मैं ये इल्जाम सुरेश और नलिन पे लगा सकूं। उन दोनों ने मेरी जिंदगी मुश्किल कर रखी ऑफिस में। एक बार वो दोनों अरेस्ट हो गए ना, पूरी कंपनी हमारी होगी। जिंदगी में इससे बड़ी सिक्योरिटी और क्या होगी? पर साक्षी का क्या? आप उसे छोड़ दोगे ना? हाँ, छोड़ दूंगा उसे मैं। प्रॉमिस? हाँ। पापा ने पूरा प्लान तैयार कर लिया था। मेरे पास सुरेश अंकल के कार की डुप्लीकेट चाबी भी थी और मैं वहां चला गया जहां पापा ने मर्डर का प्लान किया था। ये जगह मैंने इसलिए चुनी है कि यहाँ आधी रात को भी ट्रैफिक होता है। हर 5-6 मिनट में कोई ना कोई कार पास होती है। सिटी हॉस्पिटल सिर्फ यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। और सबसे बड़ी बात, सुरेश का घर यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। पापा, मुझे डर लग रहा है बहुत। कर पाऊंगा क्या? तो तेरे पापा मुकेश को कैसे पता था कि सुरेश की कार वहां खड़ी है? पापा को पता था कि सुरेश अंकल पार्टी जा रहे हैं और वो पार्टी जाकर जरूर ड्रिंक करेंगे। और सुरेश अंकल जब ड्रिंक करते तो अपनी गाड़ी नहीं चलाते। ये मुकेश का लालच ही था जिसने उसकी सोच पे पर्दा डाल दिया था। मुकेश का कातिल खुद मुकेश ही था। मुकेश ने प्लान तो अच्छा बनाया था, पर 10 मिनट की देरी ने पुलिस ने राहुल को अपने पिता के प्लान में साथ देने और फिर शूटिंग के लिए गिरफ्तार किया। मुकेश के प्लान ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। अगर पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में चूक नहीं हुई होती तो ये केस शायद पहले ही सॉल्व हो जाता। लेकिन इस केस की नियति कुछ और थी। पुलिस को न सिर्फ दोनों कत्ल में माउजर गन का कनेक्शन मिला, बल्कि ये केस भी उसके अंजाम तक पहुंचा। लालच बुरी बला है, संतुष्ट जीवन ही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? मैं वेजिटेबल ले आता ना। कोई बात नहीं है सर। कैसे कोई बात नहीं है? हाँ मॉम, कितना भारी है ये। चलो यहाँ से। वर्ल्ड में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक अमीर और दूसरे गरीब। अमीर दुनिया को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं और गरीब को नसीब में उनके जूतों से ज्यादा छेद होते हैं। अमीर कहता है कि मेहनत करके गरीबी हटाई जा सकती है, लेकिन गरीब जानता है कि गरीबी की दलदल से सिर्फ मेहनत या किस्मत के बल पर नहीं, उसके लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है।
आज केविन होता तो मुझे कुछ काम करने नहीं देता। जाने गॉड ने से कौन सी गलती की कि सजा दी कि मेरा यंग सन मुझसे छीन लिया। जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो अपने पीछे अपना सुख दुख, झगड़े और परेशानी सब छोड़ जाता है और साथ ही पीछे रह जाते हैं उसे प्यार करने वाले कुछ ऐसे लोग जो उसकी याद में तिल तिल कर जीते हैं, कुछ ऐसी आंखें जिनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। परेशानी तब और बढ़ जाती है जब जाने वाले के मौत की वजह ही पता ना चले। ये सवाल मन को कचोटता रहता है कि क्या कुछ करके उन्हें बचाया जा सकता था? आखिर उनके साथ हुआ क्या था? कई बार बड़े से बड़े पुलिस ऑफिसर्स पूरी मेहनत और सूझबूझ के बाद भी कुछ केसेस सुलझा नहीं पाते। ऐसे केसेस पुलिस फाइल्स में कोल्ड केसेस बनकर रह जाते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल 70 के आज के केस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये एपिसोड भी ऐसे ही केस से जुड़ा है जिसमें न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं थी, जिस केस को असल में बंद कर दिया गया था। ये केस इतना संगीन था कि साल 2020 में इसकी बहुत चर्चा हुई। इस केस ने जितना हैरान आम जनता को किया था उससे कई ज्यादा हैरान पुलिस महकमे के लोग थे कि क्या आज के इस आधुनिक युग में भी इस तरह के अपराध होते हैं। ये एक ऐसा केस था जिसने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया, क्योंकि इस तरह के अपराध तो किसी के भी साथ हो सकते हैं। तो क्या सच में इस केस को सुलझाया जा सकता था? वो कॉलेज फी के लिए पैसे चाहिए थे। पैसे? पता है, सिर्फ उड़ाने के लिए तुझे चाहिए होते हैं पैसे। पैसे नहीं है मेरे पास। खुद पे खर्च करने के लिए पैसे है? ये महंगे महंगे कपड़े, एक्सपेंसिव परफ्यूम, इनमें पैसा खर्च नहीं होता क्या? खुद कमाता हूं ना तो खुद खर्च करता हूं। जिस दिन कमाना ना, अपने शौक पूरी कर लेना। केविन, मैंने तुझे मना किया ना इसे उतारने के लिए। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो माँ? अच्छा सुनो, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ मैं, और हाँ अपना ख्याल रखना। तुम भी। ये तू रोज रोज आउट ऑफ स्टेशन कहाँ जाता है? अपने काम से काम रखना। बकवास करता रहता है हमेशा। देखो संध्या, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। ये किसके लिए झूठ बोल रही हो? अपने बाप के लिए। तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या समझू? हाँ, कि मेरा नाम केविन है, या हम दोनों अलग है इसलिए हम कभी साथ नहीं हो सकते। देखो संध्या, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या बात है केविन, आजकल बहुत परेशान रहते हो यार। हाँ भाई, वो ऑफिस के काम ने जान ले रखी है। अरे तुम्हारी तो बड़ी धाक है अपने ऑफिस में, अगर हमारी भी नौकरी लगवा देते तो। ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ, आज लड़के वाले हमें देखने आए थे। रिश्ता पक्का कर दिया है हमारा। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता, और ऐसा होने भी नहीं दूंगा। क्या करोगे तुम? अगर हमने उनसे कुछ कहा तो वो हमें भी मार डालेंगे और तुम्हें भी। मुझे किसी से डर नहीं लगता संध्या। अगर जान से मार देते हैं तो मारने दो, बस तुम मेरा साथ दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें।
केविन डिसूजा, एक काम करो, इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, उन्होंने बताओ कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। ये तो किसी ट्रक के मार्क्स लग रहे हैं। एक काम करो, आसपास पता करो, शायद किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा हो। और ये भी चेक करो कि आसपास कोई सीसीटीवी है या नहीं। ये सामान देखिए, क्या ये सामान केविन का ही है? मेरा केविन नहीं मर सकता साहब। आपसे जरूर कोई मिस्टेक हुआ है। मेरे को अभी कभी ये बॉडी देखने का है। ये मेरा केविन नहीं है। मैम, आप बॉडी नहीं देख पाएंगी, ट्रक ने बहुत बुरी तरह से रौंदा है। मैंने बोला ना आपको, अभी के अभी मुझे ये बॉडी देखना है बस। मॉम, मॉम, पकड़िए। मॉम। केविन की मौत को एक्सीडेंट मान लिया गया। पुलिस को उस ट्रक ड्राइवर का भी कुछ पता नहीं चला जिसके ट्रक के नीचे आकर केविन की जान चली गई थी। केविन को मरे 8 साल बीत चुके थे, लेकिन केविन की मां के आंसू नहीं थमे थे। भले ही पुलिस के लिए ये केस बंद हो चुका था, लेकिन केविन की मां एना को न्याय नहीं मिला था। उसे अपने बेटे के हत्यारे को जेल के अंदर देखना था। वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसे अचानक उसका बेटा उसे छोड़कर चला कैसे गया। उसके बहुत से सवाल थे जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। इन 8 सालों में दुनिया बहुत बदल गई थी, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था तो वो था हैवानियत का मनहूस चेहरा। अभिमन्यु, हमने तुमसे कई बार तुम्हारी बेटी सलोनी के बारे में पूछा है, आज फिर पूछ रहे हैं। बताओ कैसे हुआ ये सब? अभिमन्यु, कुछ तो बोलो, हमें सलोनी के बारे में कुछ तो बताओ। साहब, साल भर हो गए पूछताछ कर रहे, कुछ बोलता ही नहीं। सॉरी यार, मेरी बीवी फोन नहीं उठा रही है, शायद वो किसी किटी पार्टी में बिजी है। ओके सी, किसी भी हालत में ये क्लाइंट मिस नहीं होना चाहिए। फाइल का हम बाद में देख लेंगे। मिनिस्ट्री का एड कंपेयरिंग है, करोड़ों रुपए का अकाउंट ट्रांजैक्शन होने वाला है। सर, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मेघा, कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट फाइल घर पे भूल गया था। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, मैं वीक में 3 दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहती हूँ, बच्चों को पढ़ा रही थी, नहीं ध्यान दिया, फोन साइलेंट पे था। वाह, कितना इंपॉर्टेंट काम था तुम्हारा, मेरे बिजनेस से भी ज्यादा। इस घर के लिए, रिया के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी, वरना मैं आज तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही होती। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। कोई महान काम नहीं किया तुमने, सिर्फ अपना घर संभाला है, और दुनिया की सारी औरतें अपना घर संभालती हैं, समझी तुम? मम्मी पापा प्लीज, मैं समझ गई हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, तो अब आप प्लीज झगड़ा करना बंद कीजिए। मेरी एग्जाम्स है, मुझे पढ़ाई करनी है, डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज। देखा, कितनी बार कहा है तुमसे कि रिया के सामने झगड़ा मत किया करो, लेकिन प्रशांत तुम क्यों नहीं समझते हो? वो बच्ची है, उसके ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। तुम्हें पता है, सपने पूरे करने के लिए सपने देखना बहुत जरूरी होता है। दुनिया का ऐसा कोई काम, ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो तुम सब नहीं कर सकते। बस उसके लिए क्या करना है, अपने आप को काबिल बनाना है। और काबिल बनने के लिए क्या करना होगा? पढ़ाई। बिल्कुल सही। चलो अब पढ़ाई शुरू करें। हाँ। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for F for G for ICT complicated to computer। आज टाइम हो गया है, कल हम लोग यहीं से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो सब लोग टाइम पे आना, कोई भी क्लास मिस नहीं करना, ठीक है? चलो बाय।
अभिमन्यु, कुछ तो बोलो, हमें सलोनी के बारे में कुछ तो बताओ। अभिमन्यु, चाय पियोगे? हौलदार। हाँ सर। चलो। बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? एकदम ठीक हो। आपके लिए चाय बना रही हूँ। अरे चाय वह छोड़, तू मेरे साथ चल, तुझे कुछ दिखाता हूँ। अच्छा, ये देख रिपोर्ट, देखो कितनी जल्दी ठीक हो गया तेरा हाथ भी और कल भी। मैंने बताया था ना कि देखो फ्रैक्चर को तो ठीक होना ही था, हाँ, पर जहां पर फ्रैक्चर हो ना बेटा, वहां बिल्कुल रेस्ट देना चाहिए। बोन जब टूटते ना बेटा तो एक लिक्विड छोड़ते, वो लिक्विड जैसे तुम कागज चिपकाने के लिए गम यूज करती हो, हाँ, वैसे ही लिक्विड वो क्या करते हैं, बोन्स को जोड़ देते हैं, समझी? थोड़ा थोड़ा। तू तो बड़ी समझदार है, तभी तो पापा की हर बात मानती है। देख ना, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइंटिस्ट बनोगी। हाँ। तो नेक्स्ट टास्क करें बेटा। देखो अभिमन्यु, हम तुमसे बात करने आए, प्लीज हमें कोऑपरेट करो। नहीं यार, नहीं आ सकती, मम्मी अभी आने वाली है। कम डफर, घर में कोई नहीं है, घर खाली है और मैं भी कुछ देर के लिए अपनी आंटी के घर जा रही हूँ। तो फिर तो मुझे क्यों बुला रही है? क्योंकि यहाँ तेरा बॉयफ्रेंड कुणाल तेरा वेट कर रहा है। क्या? कुणाल वहाँ भी? तू ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? सुन, हाँ? यूज प्रोटेक्शन। हाँ, तू कुछ भी बात बोल। यू नेवर नो, जब दो लोग कमरे में बंद हो तो कुछ भी हो सकता है। फोन रख, मैं आ रही, बाय। रिया, क्या कर रही थी तुम? वो क्या है ये सब? क्या मम्मी, बेटर सेफ देन सॉरी ना। और वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी कितनी समझदार है, हर काम सावधानी से करती है। हाँ सब पूछो, सब ठीक हो जाएगा। आई हेट हर, नफरत करती हूँ मैं उनसे। मैं हूं ना, शांत। The number you have called is currently switched off. Please try again. I'm sorry, मुझे तुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तेरे लिए तेरी फेवरेट बिरयानी बनाई है, जल्दी से आ जा। रॉबरी और मर्डर का मामला सर। ये घर में अकेली थी जब इनके साथ ये सब कुछ हुआ। मल्टीपल स्टैबिंग सर। ऑफिस का 2 लाख रुपए था कैश, मेघा के गहने, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ। मेघा के गहनों की फोटो इनसे कलेक्ट करो और सारे ज्वेलर्स को सर्कुलेट कर दो। मेघा ने बताया था उसे चोट लगी है, बस इतना ही जानता हूँ। आपके अलावा इस घर में और कौन कौन रहता है? मैं, मेघा और मेरी बेटी रिया। कहाँ है आपकी बेटी? मैं काफी देर से उसे कॉल कर रहा हूँ सर, उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा आता हूँ, लेकिन सुन, सब अपने अपने ड्रिंक्स खुद अरेंज करेंगे। नहीं यार, अच्छा नहीं लगता बार बार तुम लोग पैसे देते हो। पैसे? डोंट वरी, भाई की जेब झाड़ता हूँ, 100-200 तो मिल ही जाएंगे। मेरे जेब में क्या घुसा रहता है तू?
पास इतने पैसे कहाँ से आए? तू तो एक नॉर्मल सा अकाउंटेंट है ना, 30,000 रुपए सैलरी है, तो फिर ये? अभी मेरे पैसे हैं, कहीं से भी हैं, तेरे से क्या मतलब? मॉम, क्या हुआ एलेक्स? ये देखो। सर मेगा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके पेट पर 3 वार किए गए थे। फैमिली मेंबर के अलावा वहाँ पर एक आदमी के भी फिंगरप्रिंट्स मिले। असल में वो स्टैबिंग के वाउंड थे। लेकिन मेगा के पति ने बताया कि उसने कहा था चोट लगी है। मेगा ने बताया था उसे चोट लगी है। सर मेगा की सोसाइटी के एंट्रेंस पर एक सीसीटीवी है, हमने उसकी फुटेज निकलवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 के बीच उसकी मौत हुई थी। प्रशांत 7:30 बजे घर आया, फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन सर 6:30 बजे रिया घर से बाहर जाते हुए दिखाई दी थी। रिया से कांटेक्ट हुआ? नहीं सर, उसका फोन 4 बजे से बंद। उसका फोन सबसे पहले ट्रेस करो, सब चौकीस में उसकी फोटोज भेजो, ढूंढो उसे। क्या आपको लगता है मेगा की मौत में रिया का हाथ था? बेटे हम ये नहीं कह रहे कि रिया ने अपनी माँ का खून किया है। इस वक्त हमारे सामने जितने सबूत आए हैं उनसे हमको लगता है कि रिया को कुछ ना कुछ पता होगा। देखिए इंस्पेक्टर, आपका काम है रिया को ढूंढना, मेरी बीवी के कातिलों को सजा दिलाना, ना कि यहाँ नई नई कहानियां बुनना। अगर आप लोगों से काम नहीं होता तो मुझे बता दीजिए। मेगा की किसी से दुश्मनी या झगड़ा? ऐसा कुछ नहीं था। मेगा की बहुत अच्छी और सुलझी हुई औरत थी। आपके पत्नी को पहले भी स्टैप किया गया था। मुझे तो वही पता चलेगा ना जो वो मुझे बताएगी। क्या मैं पट्टी खोल के चेक करता? देखिए, मेघा एक इंडिपेंडेंट औरत थी, एनजीओ में काम करती थी और सड़क के बच्चों को पढ़ाती थी। हो सकता है वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती हो, इसीलिए नहीं बताया। कौन सा कोचिंग और इंस्टीट्यूट? मेघा हमारे एनजीओ में काम करती है, वो सड़क के बच्चों को पढ़ाती है। मेघा के ऊपर 1 हफ्ते पहले कुछ अटैक हुआ था, बताया था उसने आपको? अटैक? नहीं सर, उसने तो कहा था कि उसे चोट लगी है। मेघा और उसकी बेटी रिया, उनके रिलेशंस कैसे थे? रिया एक टीनेजर है और टीनेजर कहाँ अपनी माँ बाप की बातें सुनते हैं। मेघा की किसी से दुश्मनी या झगड़ा? नहीं सर। और प्रशांत के साथ मेघा के रिलेशंस कैसे थे? सर थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे। वैसे कुछ भी कहो, दुनिया की सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, कड़क चाय। क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, क्या बताऊं। मैंने तो प्रशांत से पहले ही कहा था कि शादी के बाद मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। रिया हो गई और मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन अब तो रिया बड़ी हो गई ना, अब तो तुम अपने मन का काम कर सकती हो। हाँ, लेकिन प्रशांत को नहीं पसंद है ना मेरा जॉब करना। फिर रोज रोज झगड़े होने लग जाते हैं और फिर अपना मंत्र जाप शुरू कर देता है वो, दुखम सुखम एतद। तुमको कैसे याद है ये सब? हाँ, इसका मतलब प्रशांत काफी रिलीजियस है। बहुत ज्यादा सर। इस डायरी का क्या मतलब? सर इसमें लाखों का हिसाब लिखा है और मेरा भाई तो एक नॉर्मल सा अकाउंटेंट था। सर मैंने उसके पास ढेर सारे पैसे भी देखे। इस डायरी के हिसाब से उसने अपने दोस्त उज्जवल भाई को 10 लाख रुपए दिए थे रखने के लिए। अरे लेकिन डायरी में तो कोई कुछ भी लिख सकता है। नहीं सर, आप जरा इसकी डेट देखिए। सर जिस दिन भाई ने लिखा था कि उसने उज्जवल भाई को 10 लाख दिए, उसके 2 दिन बाद ही भाई की मौत हो गई। तो सर उज्जवल भाई पिछले कई साल से आगरा से गायब है। पहले तो मेरा ध्यान नहीं गया, बट अब सोचता हूँ तो लगता है कि उज्जवल भाई का कुछ लेना देना हो सकता है भाई के एक्सीडेंट से। राजन जी, इस उज्जवल के बारे में पता करो, कहाँ है। आपके और मेघा के बीच रिलेशंस कैसे थे? जैसे नॉर्मली हस्बैंड वाइफ के होते हैं, कभी प्यार कभी छोटी मोटी नोक-झोंक। हमें तो पता चला है कि आपके और मेघा के बीच उसके काम करने को लेकर काफी लड़ाइयाँ होती थी। हाँ होती थी। देखिए मेरी एक एड कंपनी है, अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे में मेघा को काम करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं सिर्फ इतना चाहता था रिया बड़ी हो रही है और वो उसका ख्याल रखे, दैट्स इट। अच्छा आप ये बताइए कि जिस दिन मेघा की मौत हुई थी उस दिन आप कहाँ थे? मैं अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में था। प्लीज सर ये फालतू के सवालात बंद कीजिए। 2 दिन हो गए मेरी बेटी लापता है और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। प्लीज डू समथिंग सर। सर उस उज्जवल का फोन 8 साल पहले से उसी दिन से डिस्कनेक्ट है जिस दिन केविन का एक्सीडेंट हुआ था। किसी को कुछ नहीं पता इस बारे में। घर भी बंद पड़ा है 8 साल से। कोर्ट से इस उज्जवल के घर का सर्च वारंट निकलवाओ जल्दी। ओके सर। सर मेघा के गहनों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, ना ही उसके लैपटॉप और मोबाइल के बारे में। मेघा का ऑनलाइन डेटा चेक करो। जी सर। सर एक और बात, मेघा के मर्डर वाले दिन जब रिया 6:30 बजे घर से निकली थी तो उसके आधे घंटे पहले एक लड़का भी वहाँ से निकला था। मैंने रिया के दोस्तों से पूछताछ की, कुणाल नाम है उसका, रिया का बॉयफ्रेंड है। ये कुणाल का एड्रेस निकालो, उठाकर ले आओ उसे यहाँ पे।
कुणाल यहीं रहता है? हाँ रहता तो यहीं पे है, लेकिन कुछ दिन पहले सामान पैक करके चला गया वो तो। ठीक है, थैंक यू सर। ये कुणाल भागा हुआ है। एक वो दे देना। कितना? पुलिस को पता चल गया तो? पुलिस को कुछ नहीं पता चलेगा, है ना मुझ पे भरोसा? क्या? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस यस, मैं कल आके आपसे मिलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। पता नहीं इस चीज़ को मैं कैसे सेलिब्रेट करूँ। फाइनली हमें मिनिस्ट्री का एड का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आप तैयारी में लग जाओ। जी सर, मैं प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू करता हूँ। बस ये खुशी दुगनी हो जाएगी अगर रिया मिल जाए तो। आप टेंशन मत लो, रिया मिल जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ काम हो जाएगा। साहब, मेघा जहाँ सड़क के भिखारी बच्चों को पढ़ाने जाती थी ना, वो पक्का का इलाका है और वही उनसे भीख मंगवाने का धंधा करवाता है और इसके लिए कई बार मेघा का उससे झगड़ा भी हुआ है। तो मेघा के एनजीओ वाले दोस्त मनीष ने हमसे ये बात क्यों नहीं बताई? सर मैं डर गया था, अगर पक्या मेघा को नुकसान पहुंचा सकता है तो सर वो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता था। तेरा नाटक बंद नहीं हुआ अभी तक? ये तेरे को बातें समझ नहीं आती? कितनी बार बोला तेरे को? अगर मैं चाहूंगी ना तो तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी। माफ कर साहब, कुछ नहीं किया साहब। एक मिनट, क्या किया मेघा के साथ? नहीं साहब, हमने नहीं मारा उसको। चाकू से वार तूने किया था ना पहले भी? अब हमें तो पता भी नहीं है कुछ। सच में साहब हमने नहीं मारा। मार मार किसकी खाल उधर तो सचों को बताओ इससे। राजन चेक करो। इस कंप्यूटर को जब्त कर लो। सर ये तो बहुत पुराना दिख रहा है। कोई बात नहीं, आईटी डिपार्टमेंट वालों के पास भिजवाओ, क्या पता इसमें से कोई डाटा मिल जाए। रिया का कुछ पता चला? नहीं सर प्रशांत ने बताया था कि मेघा के मर्डर वाले दिन वो एक क्लाइंट मीटिंग में गया था, लेकिन उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन के मुताबिक वो एक रेसिडेंशियल एरिया में गया था, एक रात पहले भी गया था। सर मैंने पता किया, प्रशांत की स्टाफ की एक लड़की रहती है वहाँ, संजना, और सर फ़ोन पर काफ़ी देर तक बातें भी होती हैं। सर उस उज्जवल के कंप्यूटर की रिपोर्ट आ गई है। उसके कंप्यूटर के जरिए केविन बहुत से लड़कियों से चैट करता था, जिसमें से बहुत से नंबर रेड लाइट एरिया के लड़कियों की है, वहाँ के पिम्प्स के भी। एक काम करो, इन सबको उठा के थाने लाओ। ओके सर। सर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि उस रात मैं अपने क्लाइंट के घर मीटिंग में था। संजना के घर? वो भी एक रात पहले से? लेकिन आपने तो वहाँ पे बहुत सारी रातें गुजारी है ना? मिनिस्ट्री की कंपेनिंग का काम चल रहा है, अक्सर देर तो होती है, बस मैं वहाँ रुक जाता था। प्रशांत मेरे बॉस हैं और कुछ नहीं सर। हम मुंबई में रहने वाले लोग हैं, इतने ब्रॉड माइंडेड तो होंगे ही। आपको क्या लगता है प्रशांत जी, हमको समझ नहीं आता कि पूरी रात अकेले में किस तरह के काम कर सकते हैं। देखो संजना, हम मेघा के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर झूठ बोलोगी तो फंसोगी। बेहतर होगा कि सब कुछ सच सच बता दो। हमारा अफेयर चल रहा था। मेरा अफेयर चल रहा है संजना के साथ, और ना सिर्फ संजना के साथ बल्कि और भी लड़कियों के साथ। मेघा को सब पता था। मेघा ने मुझे बताया था प्रशांत का बाहर लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। मनीष, मेरी शादी टूट रही है। अब वहाँ प्रशांत के अफेयर्स चल रहे हैं, एक नहीं दो तीन अफेयर्स चल रहे हैं। ये सब जानने के बाद भी मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी है, सिर्फ अपनी बेटी रिया के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं।
तुझे बातें छुपाने की आदत है क्या? हाँ, पहले पका के छुपाया तूने, प्रशांत के अफेयर्स के बारे में छुपाया। नहीं सर, बल्कि ये चीज मुझे बहुत नॉर्मल लगी। काफी शादीशुदा मर्दों के बाहर अफेयर्स चलते रहते हैं। बाकी मर्दों का छोड़, तेरा बता। कहीं तेरे दिल में तो मेघा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेघा मेरी एक अच्छी दोस्त थी। केविन के साथ क्या लेना देना था तुम्हारा? कैसे जानते हो उसे? सच सच बताओ, नहीं तो पिटाई करवाऊंगा। सर केविन लड़कियों को बेचने का काम करता था। हाँ साहब, वो पहले लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था और फिर उन्हें भगाकर रेड लाइट एरिया में ले जाकर बेच देता था। मुझे भी भगाकर लाया था। हमारे यहाँ पे उधारी चलती थी, इसीलिए पीछे पड़ा रहता था वो। उज्जवल को जानते हो तुम लोग? नहीं, हम नहीं जानते सर। सर, हम मेघा का ऑनलाइन डेटा चेक कर रहे थे, उसमें से एक वीडियो मिला है, मोबाइल से शूट किया गया सर। सर, इसमें फेस ठीक से नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो आदमी है ये लंगड़ा के चल रहा है। देखो सर, मैंने चेक भी किया, ये मेघा के मोबाइल से शूट किया गया है, पर ये वीडियो है कहाँ का ये पता नहीं चल रहा। थोड़ा पीछे से लगो। कोचिंग क्लासेस, ब्रिलियंस, ये तो वही कोचिंग क्लास है जहाँ मेघा पढ़ाती थी। चलो बाय। ये फुटेज में कौन जानते हो? सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेघा ने भी कुछ बताया नहीं मुझे। ठीक है, आप लोग जा सकते हो। जी सर। कुछ नहीं किया सर, पाप मेघा ने तुम्हारी वीडियो निकाली तो उसे जान से मार दिया? मैंने कुछ नहीं किया सर। मेघा पे अटैक तूने किया था ना? गलती होगी सर। अगर तुम्हारी बीवी और बच्चों का मुझे ख्याल नहीं होता ना, तो तुम्हारा ये वीडियो पुलिस को दिखाकर तुम्हें जेल करवा देती। लेकिन लड़कियों को मॉलेस्ट करने के चक्कर में तुम्हें जेल हो गई, तो समाज तुम्हारी बीवी और बच्चों को जीने नहीं देगा। अगर आज के बाद में तुमने किसी भी लड़की के साथ में ऐसा किया ना, तो ये वीडियो सीधा पुलिस को जाएगा। मेघा पे अटैक तूने किया था ना? हाँ सर, मैं डर गया था कि मेघा वीडियो पुलिस को दे देगी, लेकिन सर मैंने मेघा का खून नहीं किया सर। इससे सच छुपा लाना तुम्हारा काम है, मारो इसे। सर, बांद्रा एरिया से 2 फ्लाइट की टिकट बुकिंग हुई है लंदन के लिए, लेकिन नाम चेंज करके बुकिंग हुई है। ये लो पासपोर्ट, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। जल्दी। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर तुम घर से क्यों भागी? मम्मी के साथ मेरी छोटी सी लड़ाई हो गई थी, फिर गुस्से में मैं अपनी फ्रेंड के पास चली गई थी कुणाल से मिलने। फिर हमने थोड़ी देर साथ में टाइम स्पेंड किया और फिर कुणाल वहाँ से चला गया था। और फिर जब मैं घर गई तो मैं बहुत डर गई थी, और उस दिन सुबह भी मेरी मम्मी के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। रिया बेटा, अब मैं और तुम्हारे पापा शायद साथ नहीं रह पाएंगे। मतलब आप लोग डिवोर्स ले रहे हो? अरे तो पापा जो कहते हैं वो कीजिए ना, छोड़ दीजिए नौकरी। रिया, बात मेरी जॉब की नहीं है। तुम्हें कैसे बताऊं, बाहर तुम्हारे पापा के अफेयर्स चल रहे हैं। तो वो तो चलेंगे ही ना, आप उनसे दिन रात झगड़ा जो करती रहती हैं। रिया बेटा, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, अब मैं तुम्हें सब सच नहीं बता सकती। परवशम दुखम सुखम एतद। रिया चुप हो जाओ। इस एक मंत्र ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दुखों का कारण ये मंत्र ही है। अगर भगवान ना करे कल तुम्हें कुछ हो गया ना, तो उसका कारण भी ये मंत्र ही होगा। रिया, रिया बेटा। उस मंत्र में ऐसा क्या था? पता नहीं सर, लेकिन
पापा हमेशा उस मंत्र का चैंटिंग करते रहते हैं। सर वो मंत्र तो मैंने ऐसे ही कहीं सुन लिया था बरसों पहले। चैंट करके अच्छा लगता था मुझे। मेघा तो सर मुझसे गुस्सा रहती थी, इसीलिए उसको उस मंत्र से भी प्रॉब्लम होगी शायद। सर ये अभिमन्यु सिंह साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा जीनियस। 1 साल पहले जब इसे दिल्ली में अरेस्ट किया गया था तब उस वक्त भी ये यही मंत्र जप रहा था। पुलिस मेघा के केस से जुड़े सारे पहलू पर अपनी तहकीकात कर रही थी, लेकिन अब जो चीज उनके सामने आई थी उसके ऊपर विश्वास कर पाना और उसे कड़ी समझकर असली गुत्थी तक पहुंचने की कोशिश करना उनके लिए मुश्किल था। लेकिन कई बार बारीक धागा ही मुश्किल से मुश्किल गांठ खोल देता है। लेकिन अभिमन्यु से मिलकर भी उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई, क्योंकि अभिमन्यु कुछ भी बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। वहां दूसरी तरफ केविन के केस में नए पहलू तो सामने आए, लेकिन पुलिस उसके मौत के राज को सुलझा नहीं पाई। अब देखना यह था कि क्या पुलिस मेघा, अभिमन्यु और केविन के केसेस सुलझा पाती है, या बहुत से केसेस की तरह ये केसेस भी कोल्ड केसेस की फाइल्स में दबकर रह जाएंगे। अभिमन्यु सलोनी के साथ क्या हुआ था? उस मंत्र का और सलोनी का क्या कनेक्शन है? अभिमन्यु हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ हमको। सलोनी के साथ क्या हुआ था? ये देखो देखो, बात समझ नहीं आती? हम पूछ रहे इतनी देर से, बताओ ना सलोनी के साथ क्या हुआ था? मैंने सलोनी के साथ सही नहीं किया। मैंने सलोनी के साथ सही नहीं किया। क्या सही नहीं किया? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, प्लीज बताओ हमको सलोनी के साथ क्या सही नहीं किया था? मैंने अपनी बेटी के साथ नहीं किया। सर सलोनी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं। उस मंत्र में कुछ तो है। सर उस मंत्र का पता चल गया है। अभिमन्यु और प्रशांत दोनों का एक कनेक्शन इस एक आदमी के साथ है, और वो मंत्र इसी आदमी पर। ये तो इंडिया के बहुत ही फेमस बाबा। मनुष्य को अपने चेतन मन से कहीं ज्यादा अपने अवचेतन मन की बात माननी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ग्लानि भी महसूस हो तो वो काम उचित नहीं होता। बाबा मुझे आपसे अलग से मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है। अवश्य। बाबा मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं गे हूँ। मनुष्य को हर उस चीज से तकलीफ होती है जो अलग हो। अगर तुम्हें तुम्हारे पुरुषों की तरफ आकर्षित होने से कोई आपत्ति नहीं तो तुम्हें उस चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन बाबा मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, गे बनकर नहीं रहना मुझे। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन तत्वों से ही इंसान की उत्पत्ति हुई है, और मनुष्य की हर समस्या का समाधान इनमें ही है। तुम हमारे आश्रम आ जाना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर स्त्री दोष है। और हाँ, अपने साथ किसी छोटी कन्या को भी ले आना। आगे क्या करना है ये हम बताते हैं। सर इस बाबा का नाम उज्जवल है, आगरा का रहने वाला है। अलग अलग शहरों में करीब 16 सेंटर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स। ऑनलाइन भी लोगों को कांटेक्ट करता है। एक्टर, मिनिस्टर, सीनियर ऑफिसर्स सब इसके भक्त। एक काम करो, तुम आगरा निकलो, वहां जाकर पता करो, शायद कुछ मिल जाए। सर ये तो उज्जवल है, एक मर्डर केस में हमें भी इसकी तलाश है। ये देखिए सर, केविन की डायरी है। इसमें उसने उज्जवल को 10 लाख रुपए देने की बात लिखी है, और जब केविन का मर्डर हुआ था ये उज्जवल तभी से गायब है। और ये मंत्र? सर इस मंत्र के बारे में तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। केविन क्रिश्चियन था, फिर उसने अपनी डायरी में ये मंत्र क्यों लिखा होगा? इस बाबा को पकड़ पाना नामुमकिन है। कोई सबूत नहीं हमारे पास उसके खिलाफ। सर किसी ने मेघा के गहने बेचने की कोशिश की है। क्यों मारा मेघा को? बाबा जी ये एग्जाम मुझे ना बहुत बुरे नंबर आए हैं, मैं अपनी जान दे दूंगी। इतनी छोटी सी बच्ची इतनी तकलीफ में। बेटा अभी तो जीवन की शुरुआत हुई है, अभी इसका अंत करना चाहती हो? अपने माता पिता के बारे में सोचो। और बेटा जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है, लेकिन जीवन से मुंह मोड़ना उचित नहीं।
इसका डटकर सामना करना चाहिए। बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम कहाँ रहती हो? मुंबई। ठीक है, अगले महीने हम मुंबई आने वाले हैं, तब तुम हमें हमारे आश्रम में आकर मिलना, लेकिन तब तक मन में कोई गलत विचार मत लाना। अपने आंसू पोंछो। अब मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दूंगा। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं अकेले आई हूँ। हाँ, ठीक है, आप ये लो, इसे पी लो, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। क्या हुआ? मुझे आइस क्यूब चाहिए, मैं ज़्यादा ठंडा पीती हूँ। मंगवाता हूँ। ये क्या? मैंने तो तुम्हारे लिए आइस क्यूब मंगवाए थे। नहीं, अच्छा हो रहा था ऐसे भी ये। कैसा लग रहा है? तू बेहोश नहीं हुई? पापा, पापा, पापा। अभिमन्यु और प्रशांत को हमने अरेस्ट कर लिया है। उससे बात करना मुश्किल था, लेकिन आखिर में उसने बोल ही दिया। दो साल पहले मेरी बेबी मर गई थी। ये बाबा ने बोला कि मैं अपनी बेटी की मदद से अपनी मरी हुई बेबी को जिंदा कर सकता हूँ। तूने उसकी बेटी के साथ रेप किया और फिर तेरी ही बातों में आकर उसने अपनी बेटी की जान ली। मैं तो अभी भी यही मानता हूं कि शरीर में चेतना को वापस डाला जा सकता है, बस चेतना को बुलाने की जरूरत है। बच्ची का रेप करके? इसका कोई सबूत नहीं है आपके पास। प्रशांत को पकड़ना हमारे लिए भी मुश्किल रहा, लेकिन उसके सुपारी किलर ने गहने बेचने की कोशिश की और पकड़ा गया। सर, मेरी गलती नहीं सर। बाबा ने कहा था अगर बिजनेस में तरक्की चाहिए तो मुझे अपनी बेटी को उनके आश्रम में दान करना होगा। मेघा को इसका पता चल गया था सर, मैं डर गया था, मैंने इसलिए उसे मरवा दिया। प्रशांत ने किसका खून किया है, किसका खून नहीं किया, इससे मेरा क्या लेना देना। हाँ, प्रशांत से मैंने ये कहा था कि अपनी बेटी को आश्रम में सौंप दे, सेवा के लिए। सेवा करने के लिए या रेप करने के लिए? इसका भी कोई सबूत नहीं है आपके पास। ये अंदर करने के लिए मुझे बस एक सबूत चाहिए था, लेकिन तूने खुद मुझे दो सबूत दिए हैं। पहला, तूने मेरी बेटी पर रेप करने की कोशिश की। मैं ये कह दूंगा कि मेरी छवि धूमिल करने के लिए आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरा भी सुन ले उज्जवल, यही तेरा असली नाम है ना? आगरा से खून करके भागा था। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ा तो तूने खुद अपना है, तूने सारे क्राइम्स करके। ले जाओ इसे। कहते हैं ज्ञान से बड़ा कोई दोस्त नहीं और अज्ञानता से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। किसी पर विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन उसकी बातों में आकर कोई अपराध करना बहुत गलत है। आज जैसे जैसे विकसित टेक्नोलॉजी की वजह से हम आधुनिक दुनिया को गले लगा रहे हैं, अपराध के लिए अवगत हो रहे हैं, वैसे वैसे ही अपराधी भी अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। पहले जहां कुछ ढोंगी बाबा सड़कों पर बैठकर लोगों को आस्था के नाम पर ठगते थे, वही आज उन लोगों ने बदलती दुनिया के साथ अपने अपराध के तरीके भी बदल लिए हैं। आज वो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। इन अपराधियों को समझ में आ गया है कि जितना बड़ा दिखावा ये करेंगे, उतनी ही आसानी से लोग इनकी बातों में आएंगे। उज्जवल या सिद्धि बाबा को पकड़ पाना नामुमकिन था, लेकिन पुलिस ने बहुत मुश्किलों के साथ आखिर उसे रंगे हाथ पकड़ ही लिया। मेघा और सलोनी की मौत की गुत्थी सुलझी, उन्हें न्याय मिला। और केविन, उसका सच जब अपनी माँ के सामने आया तो केविन अपनी माँ की नजरों से हमेशा के लिए गिर गया। एक ना एक दिन तो हम सबको मरना है, लेकिन जाने के पहले कोई ऐसा काम ना करें कि मरने के बाद लोगों को आपकी जिंदगी पर अफसोस हो। और जाते जाते मैं यही कहूंगी कि आज जहां पहले से ज्यादा सुख सुविधा है, वहीं पहले से ज्यादा सतर्क रहने की भी जरूरत है। किसी पर अंधा विश्वास या सामाजिक अंधविश्वास दोनों अपराध की जननी होते हैं। अगर जिंदगी को खुलकर और सावधानी से जीना है तो उसकी पहली शर्त है कि जीवन की डोर आपके अपने हाथ में हो। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।
क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।